आज क्लास 9 में हम स्टडी करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें सेल का स्टडी करेंगे। सेल के स्टडी को साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। सेल के स्टडी में सबसे पहला कंट्रीब्यूशन रॉबर्ट हुक का है। रॉबर्ट हुक ने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, जो फिगर में दिखाया जा रहा है, इससे उसने कॉर्क स्लाइस के थीन पार्ट का स्टडी किया, जिसमें उसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर विजिबल हुआ। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें छोटे छोटे चैम्बर बने हुए थे, उसे उसने सेल नाम दिया। इस तरह सेल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक के बाद एंटन वॉन लीeuwenhoek ने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से लिविंग सेल्स का स्टडी किया। लिविंग सेल्स में उसने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को देखा। लिविंग सेल्स में स्पर्म सेल्स, पारामीशियम, नर्व सेल्स, फैट सेल्स, आरबीसी, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को उसने देखा और इस तरह सेल का स्टडी स्टार्ट हो गया। सेल के स्टडी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन माइक्रोस्कोप का है, क्योंकि सेल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसे नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। इस कारण माइक्रोस्कोप के सपोर्ट से ही उसे देखा जा सकता है। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, जिसमें 2 लेंसेस होते हैं और मैग्नीफाइंग पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, जो 10,000 से 50,000 तक होता है। इस तरह धीरे धीरे माइक्रोस्कोप का आविष्कार होता गया और मैग्नीफाइंग पावर बढ़ने के कारण सेल का स्टडी भी डेवलप हुआ। सेल का डेवलप तब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया जब एम नॉल और ईरस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा स्टडी किया जाता है। इसमें स्लाइड इसके फंक्शन को समझने के लिए हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। ये किसी भी जगह एस्टेब्लिश किया जाता है और उसके मैकेनिज्म को इस प्रकार समझा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन गन से छोड़ा जाता है, जिसमें एनोड, मैग्नेटिक लेंस, स्कैनिंग कॉयल, बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर और स्पेसिमेन को इस स्पॉट पर रखा जाता है। तो इस तरह इस मैकेनिज्म के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल को 2 टाइप में बांटा गया है। एक यूनिसेलुलर सेल, जिसमें अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना, वॉलबॉक्स आते हैं। ये सभी एनिमल का शरीर एक सिंगल सेल का बना होता है और एक सिंगल सेल ही रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन जैसे सभी एक्टिविटीज़ को पूरा करते हैं। इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नाम दिया गया। मल्टी सेलुलर एनिमल में साइकॉन, हाइड्रा जैसे एनिमल आते हैं, जो नेकेड आई से भी विजिबल होते हैं। इनका शरीर बहुत से सेलों से मिलकर बना होता है, इसलिए ईजिली विजिबल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आउटर बाउंड्री सेल कैप्सूल कहलाता है, जिसमें सेल वॉल होता है, सिंगल न्यूक्लियस और सीलिया या फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। ये लोअर ग्रेड के सेल हैं, जो केवल बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होने के कारण उसे न्यूक्लियोइड नाम दिया गया। इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल में हम देखते हैं कि सभी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डीएनए सभी कुछ पाया जाता है। इस तरह ये वेल डेवलप सेल माना जाता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल के स्टडी में हम देखते हैं कि दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल में होता है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल अभाव होता है। अगर होता है तो बहुत थोड़ा छोटा सा। न्यूक्लियस सेंट्रल लोकेटेड होता है एनिमल सेल में, जबकि पेरिफेरल होता है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं। प्लांट सेल में लाइसोसोम और सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में लाइसोसोम्स और सेंट्रियोल भी पाया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ पर्टिकुलर डिफरेंसेस होते हैं, जिससे प्लांट और एनिमल सेल को हम अलग अलग स्टडी करेंगे।
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस हम यहाँ स्टडी करेंगे। प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल जो होता है वो नॉन सेलुलोइक होता है, जबकि यूकैरियोटिक में सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में, जबकि यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। इस तरह हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो सेल ऑर्गन्स कहलाते हैं वो भी प्रोकैरियोट में एब्सेंट है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम 70S का होता है प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोट में 80S का होता है। एक कंपैरेटिव स्टडी प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम करते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो डिफरेंसेस हैं वो इस प्रकार दिखाया जा रहा है कि साइज प्लांट सेल का एनिमल सेल लार्जर होता है, सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम्स प्लांट सेल में एब्सेंट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल एंड लाइसोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जो प्लांट सेल में पेरिफेरल और एनिमल सेल में सेंट्रल लोकेटेड होता है। ये चारों ओर एक डबल वॉल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसे न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। इसमें जगह जगह पोर होते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम न्यूक्लियोलस पाया जाता है। क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन क्रोमेटिन थ्रेड से होता है। इस तरह न्यूक्लियस सेल का कंट्रोलिंग सेंटर कहलाता है, जो सेल के इनसाइड होने वाले सभी फंक्शन का कमांड करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एनिमल सेल का आउटर बाउंड्री होता है, यह यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट से बना होता है। इसमें 2 लेयर प्रोटीन और बीच में एक लिपिड का लेयर होता है, जिसे यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका सबसे एक्सेप्टेड मॉडल फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, जिसे सिंगर निकोलसन ने दिया है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में हम देखते हैं कि इसमें ग्लाइकोलिपिड, ग्लोबुलर प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन पाया जाता है, जो एक दूसरे से इंसर्टेड होता है। ये मॉडल सबसे एक्सेप्टेड माना गया है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का एक्सेप्टेड मॉडल फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहलाता है। न्यूक्लियस के स्टडी में हम देखते हैं कि न्यूक्लियस में जो पाया जाता है, न्यूक्लियस जो क्रोमोसोम क्रोमेटिन नेटवर्क को बनाता है और ये डीएनए के स्ट्रैंड से बना होता है। डीएनए में जो सेगमेंट फंक्शनल होता है उसे हम जीन कहते हैं। डीएनए डबल हेलिकल कॉइल होता है, जो किसी भी पेरेंट के कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है, इसीलिए इसे हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह नेटवर्क बनाता है, जो एक एंडोप्लाज्मिक एक नेटवर्क बनाता है जो सेल से न्यूक्लियस या न्यूक्लियस से आउटर साइड को कनेक्ट करता है। यह 2 टाइप का होता है। अगर इस पर राइबोसोम पाया जाता है तो इसे रफ एंडोप्लाज्मिक, और जिसमें नहीं पाया जाता उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कहते हैं। गोल्गी बॉडी जो सेल के अंदर फूड पैकेजिंग का काम करता है, यहाँ दिखाया जा रहा है। डिफरेंट टाइप के पैकेट गोल्गी बॉडी जो 3 पार्ट में होता है। इसमें एक सिस्टर्नी, वैक्यूल बड़ा साइज का और वेसिकल छोटे साइज का होता है। इस तरह ये 3 कंपोनेंट का बना होता है, जो फूड पैकेजिंग का काम करता है सेल के अंदर। लाइसोसोम्स, जिसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ये सेल के अंदर डिफरेंट फूड सब्सटेंस के डाइजेशन, एलिमिनेशन और डिफरेंट सब्सटेंस को एलिमिनेट करने का कार्य करता है। इस तरह इसे सुसाइडल बैग, ऑटोफैजी भी कहा जाता है। ये डाइजेस्टिव बैग भी लाइसोसोम केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो डाइजेस्टिव बैग और सुसाइडल बैग के रूप में भी इसे जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल वॉल मेम्ब्रेन से बना होता है, जिसमें बीच में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। ये क्रिस्टी रेस्पिरेटरी साइट होता है, जिसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। यह सेल का पावर हाउस कहलाता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी इसमें स्टोर होती है। एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, इसी कारण इसे पावर हाउस सेल कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट के कारण क्लोरोफिल इसमें होता है और यह फोटोसिंथेसिस का साइट होता है। वैक्यूल्स जो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। वैक्यूल्स टाइप के होते हैं, जिसमें सेल से बड़ा होता है। इसका आउटर बाउंड्री टोनोप्लास्ट कहलाता है। यह प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में यह रेयर होता है। इस तरह